दोस्तों, जरूर नहीं कि हमारा इतिहास हमें हमेशा प्राइड फील कराए या फिर उसे सुनकर या पढ़कर हमें हमेशा अच्छा ही लगे। कभी कभी उसे पढ़कर गुस्सा भी आता है और कभी कभी उससे नफरत भी होने लगती है। ऐसा ही एक इतिहास रहा है मध्यकालीन भारत का, जिसमें भारी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले किए और यहाँ की संपत्ति को लूटकर चले गए। जिस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और जिसके पास अपार सोना, चांदी और धन हुआ करता था, वो देश हमेशा ही दूसरे देशों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना रहा। लेकिन मध्यकालीन भारत में एक ऐसा आक्रमणकारी हुआ जो भारत की कहानियां सुनकर बड़ा हुआ। वह एक ऐसा आक्रमणकारी था जो गजनी से भारत आया था। आज की बात करें तो गजनी अफगानिस्तान में एक छोटी सी जगह है, जिसे ना तो आज कोई पूछता है और ना ही वह कोई जाना पसंद करता है। यह आक्रमणकारी भी वही का रहने वाला था। आज के वीडियो में कहानी एक ऐसे तुर्क शासक की जिसने भारत पर 17 बार हमले किए और भारतीय राजाओं के रहते वो इसमें कामयाब भी रहा। उसने भारत के धार्मिक स्थलों को तो तोड़ा, साथ साथ भारत की विरासत को भी नष्ट कर दिया। आज कहानी महमूद गजनवी की। देश मंत्री के नाते मैं अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूँ। गजनी कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। गजनी में आप जाकर क्या करेंगे, गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे? तेरे हृदय में कहीं गजनी कांटे की तरह से चुभ रहा है। जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है, मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, महमूद, गजनी का अफगानिस्तान के इतिहास में कोई स्थान नहीं। गजनी छोटी सी जगह, छोटा सा गांव। कल्पना करिए, सैकड़ों साल पहले वहां धूल उड़ती थी, झोंपड़ियां थी, मगर एक लुटेरा लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ सोने की चिड़िया को लूटने के लिए चला आया। आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा, क्षत्रिय वो लड़ेगा। अपने समाज के बहुत बड़े वर्ग को लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। लुटेरा सोमनाथ के मंदिर तक चला गया। पुजारी देखते रहे, लोगों ने हथियार नहीं उठाए। इसकी शुरुआत होती है 957 ईस्वी में, जब अरबियों ने ईरान पर आक्रमण करके वहां पे अपनी सत्ता स्थापित की। इस आक्रमण के बाद ईरानी सेनापति अल्पतगीन और उसका गुलाम सुबुक्तगीन तुर्कमेनिस्तान भाग आए। यहाँ आने के बाद अल्पतगीन ने यहाँ पर अपने तुर्क साम्राज्य की स्थापना की और खुद को यहाँ का बादशाह घोषित कर दिया। उसने अपने बेटी का विवाह अपने गुलाम सुबुक्तगीन से करवा दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सुबुक्तगीन मूल रूप से यामिनी वंश का तुर्क था और यही यामिनी वंश आगे चलकर गजनवी वंश के नाम से जाने जाने लगा। सुबुक्तगीन बचपन से ही भारत की अपार समृद्धि और धन दौलत के किस्से सुनता आ रहा था, जिसके चलते उसने 986 ईस्वी में हिंदू राज्य के शासक राजा जयपाल पर आक्रमण किया। और जब इस घटना की खबर राजा जयपाल को लगी तो उसने तुरंत अपनी सेना को इकट्ठा किया और सुबुक्तगीन का मुकाबला करने का निश्चय किया। काबुल के मैदान पर दोनों सेनाओं के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें राजा जयपाल की सेना ने अपने वीरता का परिचय दिया। लेकिन अचानक आए बर्फीले तूफान की वजह से जयपाल की सेना के हजारों सैनिक मारे गए और उन्हें इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बादशाह सुबुक्तगीन और राजा जयपाल के बीच एक संधि हुई, जिसके तहत राजा जयपाल को 10 लाख सुवर्ण मुद्राएं सुबुक्तगीन को देनी पड़ी। इसके बाद सुबुक्तगीन अपने राज्य गजनी वापस लौट गया। वापस आने के बाद उसने अपने बड़े बेटे महमूद की जगह छोटे बेटे इस्माइल को अपने राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फिर इसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसके दोनों बेटों के बीच सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें महमूद ने अपने छोटे भाई इस्माइल की हत्या कर दी और खुद को गजनी का बादशाह घोषित कर दिया। दोस्तों, महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में अफगानिस्तान के शहर गजनी में हुआ था। बचपन से ही उसका सपना था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बने। इसलिए उसने अपने पिता से युद्ध और राजनीति के गुर सीखना शुरू किया। वो अपनी 20 साल की उम्र में अपने पिता के साथ काबुल की लड़ाई में शामिल हो गया। इस लड़ाई में हुए संधि से वो अपने पिता से नाराज हो गया और उसने निर्णय लिया कि बादशाह बनने के बाद वो इस राज्य पर दोबारा आक्रमण करेगा। फिर साल 998 में उसने अपने भाई को मारकर खुद को गजनी का सम्राट घोषित कर दिया।
राजा बनने के 2 साल बाद ही उसने अपना पहला हमला पेशावर पर किया, जिसमें उसने पेशावर के कुछ भाग पर अधिकार करके वो अपने राज्य वापस लौट गया। इसके बाद उसने अपना दूसरा हमला हिंदूशाही राज्य के शासक राजा जयपाल पर किया। काबुल के पास हुए इस लड़ाई में राजा जयपाल को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें फिर से एक बार गजनवी से संधि करनी पड़ी और अपना बहुत सा धन महमूद गजनवी को देना पड़ा। गजनवी यह सारा धन लेके वापस अपने राज्य गजनी लौट गया। इस जीत के बाद महमूद गजनवी का अफगानिस्तान की खलीफाओं की तरफ से बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया गया और यहीं पर उसे अमीन उन मिल्लत यानी मुसलमानों के रक्षक की उपाधि दे दी गई। उसने यहाँ पर खलीफा से वादा किया कि जब तक वो जीवित रहेगा तब तक काफिरों के देश पर आक्रमण करता रहेगा। इधर गजनवी से दूसरी बार हारने के बाद राजा जयपाल के स्वाभिमान को ठेस पहुंच चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को जीवित रखना उचित नहीं समझा और जलती हुई चिता में अपने प्राण त्याग दिए। जयपाल एकमात्र ऐसे हिंदू राजा थे जिन्होंने भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमणों का जमकर विरोध किया था और भारत पर होने वाले बाहरी आक्रमणों के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाई। राजा जयपाल के मृत्यु के बाद उनके राज्य की बागडोर उनके बेटे आनंदपाल के हाथों में चली गई। आनंदपाल अपने पिता की मौत के बाद बेहद ही गुस्से में था और वो किसी भी हाल में महमूद गजनवी से उसका बदला लेना चाहता था। इसलिए उसने महमूद गजनवी पर कई बार हमले किए, लेकिन हर बार वो गजनवी को हराने में नाकामयाब रहा। आनंदपाल द्वारा आखिरी हमला साल 1013 ईस्वी में किया गया, जिसमें उसे करारी हार झेलनी पड़ी। इस हार के बाद उसे बहुत सारी मुद्राएं महमूद गजनवी को देनी पड़ी। इसके कुछ दिनों बाद आनंदपाल की नैसर्गिक कारणों से मृत्यु हो गई। इधर मोहम्मद गजनवी भारत पर अब तक 8 बार हमला कर चुका था, जिसमें उसने मुल्तान, भाटिंडा, नागरकोट और नारायणपुर के राजाओं को हराकर उनके राज्य में भारी लूटपाट मचाई थी और जाते जाते उसने उनके राज्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। गजनवी ने अपना 10वां हमला नंदशाह पर किया और वहां के राजा त्रिलोचन पाल को वहां से भागने के लिए मजबूर किया। त्रिलोचन पाल ने वहां से भागकर कश्मीर में शरण ले ली। इसके बाद तुर्की सेना ने नंदशाह में भारी लूटपाट मचाई और जाते जाते यहाँ के धार्मिक स्थलों को तोड़कर चले गए। इसके 2 साल बाद महमूद गजनवी ने अपना 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया, जिसमें उसने त्रिलोचन पाल के बेटे भीमपाल को युद्ध में पराजित किया। अपने 12वें अभियान के दौरान उसने बुलंदशहर और महाबन के शासकों को युद्ध में पराजित कर दिया। इसके बाद उसने कन्नौज पर आक्रमण करके वहां के शासक राज्यपाल को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। राज्यपाल द्वारा किए गए इस आत्मसमर्पण से कालिंजर शासक विद्याधर नाराज हो गया और उसने ग्वालियर के राजा के साथ मिलकर कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इस लड़ाई में विद्याधर ने राज्यपाल को हराकर उसे मार डाला। इसके बाद अपने 14वें आक्रमण में गजनवी ने कालिंजर को अपना निशाना बनाया, जहां उसका सामना विद्याधर से हुआ। इस लड़ाई में गजनवी नाकामयाब रहा। उसे राजा विद्याधर से संधि करनी पड़ी और अपने 15 किले राजा विद्याधर को भेंट देने पड़े। इसके 3 साल बाद यानी 1024 ईस्वी में उसने जैसलमेर और गुजरात पर 15वां आक्रमण किया, जहां उसने वहां के राजाओं को हराकर वहां पर अपनी सत्ता स्थापित की। यहीं पर उसे सोमनाथ मंदिर के खजाने के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहां का खजाना लूटने की ठान ली। इसके ठीक 1 साल बाद यानी 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां आक्रमण किया। जब इस घटना की खबर कटियावाड़ के शासक को लगी तो वो वहां से भाग गया, पर कुछ राजपूत राजाओं ने मोहम्मद गजनवी का सामना किया और शुरुआती 2 दिनों में राजपूत राजाओं की सेना ने मोहम्मद गजनवी की सेना का जमकर सामना किया और उन्हें खदेड़ने में कामयाब रही। लेकिन तीसरे दिन हुए निर्णायक लड़ाई में राजपूत सेना हार गई। इसके बाद गजनवी ने सोमनाथ में कत्लेआम मचा दिया। उसने लगभग 50,000 हिंदू नागरिकों और पुजारियों की हत्या कर दी और सोमनाथ मंदिर को तोड़कर उसके अंदर प्रवेश किया। गजनवी ने मंदिर में रखी पवित्र शिवलिंग की मूर्ति को भी नष्ट कर दिया और मंदिर में रखे धन को लूट लिया। कहा जाता है कि उसे सोमनाथ मंदिर से इतना धन मिला था कि जो आज तक हुई लड़ाई में सबसे ज्यादा था।
लूटी हुई सामग्री के साथ जब वो लौट रहा था तब धार के राजा भोज ने उसका मार्ग रोका और उसे दंड देने की योजना बनाई। लेकिन मोहम्मद को जब इसकी खबर मिली तो उसने अपना रास्ता बदलकर कच्छ की खाड़ी के उतल पानी को मांझकर वो उसे पार कर गया और राजा भोज देखता रह गया। पर आगे सिंध के जाटों द्वारा उसका बहुत सारा धन लूट लिया गया और अनेकों सैनिक तथा ऊंट मारे गए, परंतु आखिरकार वो गजनी पहुंचा। जाटों के विरुद्ध प्रतिशोध की भावना से उसने अपना आखिरी आक्रमण 1027 ईस्वी में किया। इस अभियान के दौरान गजनवी ने जाटों की बस्तियां जला दी और वहां की स्त्रियों और बच्चों को दास बनाकर वो उन्हें गजनी लेके गया। इसके 3 साल बाद 1030 में बीमारी के चलते गजनवी की मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी का भारत पर हमले का मुख्य उद्देश्य धन प्राप्त करना था, लेकिन मथुरा, कन्नौज और सोमनाथ की विजय से यह स्पष्ट होता है कि उसका उद्देश्य मूर्ति पूजा का खंडन करना भी था। उसने अपने अलग अलग अभियानों के दौरान देश के अलग अलग मंदिरों को तोड़ा और भारत की विरासत को भी नष्ट कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है महमूद गजनवी ने और कौन से कारणों के लिए भारत पर हमला किया होगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।